नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। आज की जो हमारी कहानी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और पूरा सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और डर का अनुभव भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दिया करिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे तो यह देखकर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आगे और भी अच्छी कहानियाँ लाने का आपके लिए मन करता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। और जो यह कहानी है यह प्रतीक की कहानी है और उसके साथ उस जगह पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं आज ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये कहानी हम सुनते हैं प्रकृति के ही जुबान से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मेरी उम्र 37 साल की है। आज मैं जो आपके सामने घटना बताने वाला हूँ वह घटना मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं घटी थी। यह घटना मेरे लिए एक नया अनुभव था और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना किसी के साथ भी ना घटा हो। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ मैं पुराने बिल्डिंगों, भवनों और ज़मीनों को बिचवाने का काम करता हूँ। मेरे नीचे करीब 10 लोग काम करते हैं। एक बार की बात है जब मुझे मेरे कंपनी के ऑनर यानी मालिक के फ़ोन आता है, जिसमें वह मुझसे शहर से कुछ दूर पर स्थित एक भवन को जाकर देखने और उसके लिए एक उचित ग्राहक खोजने के लिए कहा जाता है। यह जानकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई भवन या बिल्डिंग को बिचवाता था तो मुझे एक अच्छी खासी राशि कमीशन के तौर पर मिल जाती थी। और आज जिस भवन की बात हो रही थी वह काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ था और मैं इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड भी हो गया। अगली सुबह ही मैं अपने 2 और सहयोगियों के साथ उस साइट को देखने के लिए निकल जाता हूँ। वह साइट करीब शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से हमें उस साइट तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। यूँ मानिए करीब शाम के 4 बज जाते हैं। उस समय मेरे साथ विवेक और हिमांशु भी गया होता है। जब हम लोग साइट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं ज़मीन तो काफ़ी लंबी चौड़ी थी और उसके आसपास काफ़ी घने पेड़ भी लगे हुए थे। एक घना बगिया भी ज़मीन से सटा हुआ लगा होता है और उस ज़मीन के बीचों बीच एक बड़ी सी इमारत भी बनी हुई थी, जो देखने में काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। हम लोगों ने अपनी कार को उस ज़मीन के साइड में खड़ी करके दूर से ही फिर उस इमारत को देखने लगे। उस इमारत को देखकर हिमांशु बोलता है, अरे सर, यह तो शहर से काफ़ी दूर है और इस भवन की हालत तो बहुत जर्जर हो चुकी है और आसपास आबादी भी नहीं है, तो इसे लेगा कौन? उसकी बात सुनकर मैं सहमत होता हूँ, क्योंकि वास्तव में वह जो ज़मीन होती है वहाँ पर आसपास कोई आबादी नहीं होती है और मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ पर आबादी बसने में करीब 10 साल से ऊपर लग जाएंगे। ऐसे में उस साइट को बिकवाना एक बड़ी चुनौती बन सकती थी और मैं अपने ओनर पे गुस्सा भी रहा होता हूँ कि पता नहीं क्या जान के ऐसी साइटों को वो खरीद लेते हैं और बिचवाना तो हम लोगों को पड़ता है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, वह कंपनी का मालिक होता है, इसलिए हमें किसी भी तरीके से इस साइट को देखकर बिचवाना ही होता है। अब हम तीनों उस साइट का निरीक्षण करते हुए बाग की ओर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग उस साइट पर पहुंचे थे तो ये तो शाम के 4 तो बज ही गए थे, लेकिन उस समय दिन सर्दी का होने के कारण जल्दी से सूरज ढल गया था।
हम लोग बाग के पास पहुंचते हैं तो अचानक से ही मौसम खराब हो जाता है और आसमान में घनघोर काले बादल छा जाते हैं। हवाएं तेजी से चलती हैं जो हमारी रूह को छू रही होती हैं। तभी हम तीनों को बाग के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है, मानो कोई सिसकियां लेकर तेजी तेजी से बिलाप कर रहा हो। यह सुनकर विवेक हिमांशु से कहता है, भाई यह किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, चलकर देखें क्या। तभी मैं थोड़ा सख्त आवाज़ में उन दोनों से कहता हूँ, जो काम करने आए हैं वह करके निकलते हैं, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन हिमांशु एक बार फिर नरमी से कहता है, सर देखने में क्या हर्ज है, हो सकता है किसी को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो। इस बात से विवेक भी राजी हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार की आवाज़ उस बाग से आ रही होती है वह मुझे बहुत ही भयभीत कर रही होती है। लेकिन दूसरी ओर मेरा मन भी उसकी मदद करने के लिए उतारू हो रहा था। इस बात को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन हिमांशु और विवेक की बात से मैं सहमत हो गया और हम तीनों उस आवाज़ की दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम उस आवाज़ के पास पहुंच रहे थे तैसे तैसे वह आवाज़ भयानक होती जा रही थी और तभी आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन यह बारिश सामान्य बारिश की तरह नहीं लग रही होती है, क्योंकि उस समय बारिश का रंग यानी उस पानी का रंग बिल्कुल लाल गाढ़ा होता है। यह देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं हिमांशु और विवेक से कहता हूँ, अभी भी वक्त है, हम लोगों को यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उस बाग से जो सिसकियाँ आ रही थीं वह और तेज हो जाती हैं, जिसको सुनकर हम वापस नहीं लौट पाते हैं और एक बार फिर हम तीनों उस आवाज़ की दिशा में बढ़ते रहते हैं। तभी कुछ देर बाद वह आवाज़ आनी बंद हो जाती है और हम लोगों को जब आसपास देखते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। घना अंधेरा होता है क्योंकि बादल इतने घने होते हैं कि सूरज की किरणें भी ढक जाती हैं। तभी हम लोग जिस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं उस पेड़ की टहनियाँ चरचराती हैं और अचानक से हम तीनों के पास आके गिरती हैं, जिसमें हम तीनों बाल बाल मरते मरते बचते हैं, क्योंकि उस पेड़ की टहनियाँ बहुत ही भारी होती हैं। यह सब होता देख अब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति हम तीनों पर नजरें गड़ाए हुए हो और वह हम लोगों को घूर रही हो। इसका एहसास मुझे अब होने लगा था और साथ में यह भी एहसास हो रहा था कि वह हमारे आसपास इधर उधर भटक रहा हो, घूम रहा हो। इस घटना के बाद हम तीनों भागकर उस खंडहर वाले घर में चले जाते हैं। जब हम खंडहर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर की दीवारों पर जाले लगे हुए थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी छिपकलियां इधर उधर घूम रही होती हैं और दीवारों के ऊपर से खून के टपकने के निशान पड़े हुए होते हैं, मानो उन दीवारों से खून रिस रहा हो। हम तीनों यह सब देख ही रहे होते हैं। तभी हमें अचानक से एक एहसास होता है कि हमारे पीछे से कोई एक भयानक सा साया बहुत तेजी से गुजरा हो और एक अजीब सी आवाज़ भी हमको महसूस हुई। तभी हिमांशु चीख कर कहता है, कौन है यहाँ? लेकिन कुछ देर बाद हम लोगों ने ध्यान दिया कि वहाँ पर विवेक नहीं होता है। यह देखकर हम लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से याद था कि जब हम लोग उस घर में भागकर आए थे तो विवेक भी हम लोग के साथ ही अंदर आया था, लेकिन अब वह हमारे आसपास कहीं नहीं दिख रहा होता है। मैंने हिमांशु से बोला, तू विवेक को नीचे खोज, मैं ऊपर जाकर कमरों में देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाएगा। हिमांशु डरते हुए कहता है, अरे सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है,
मैं अकेले नहीं रहना चाह रहा हूँ। तो मैं हिमांशु से कहता हूँ, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसा कहकर मैं ऊपर वाले कमरे में सीढ़ी से चला जाता हूँ और वहाँ के एक कमरे में जब मैं घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं दंग ही रह जाता। मैंने उस कमरे के फर्श पर देखा तो उस कमरे के फर्श पर चारों तरफ हड्डियां पड़ी हुई थीं और मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वह हड्डियां इंसान की थी या किसी जानवर की। लेकिन यह सब मुझे बहुत ही भयभीत कर रहा था। और उस समय खंडहर के बाहर बिजली के कड़कने की आवाज़ भी अब बहुत तेज हो चुकी थी और बादल के इतने घने होने की वजह से खंडहर में तो एकदम अंधेरा सा छा गया होता है। मुझे उस कमरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ कमरे के एक कोने से आ रही थी। वह आवाज़ सुनने में बहुत भयानक लग रही थी। मैंने अपने मोबाइल को अपनी जेब से निकालकर उसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर उस अंधेरे कोने की ओर जैसे दिखाया तो मैं जो चीज़ देखा वह मुझे हैरान कर दिया। विवेक अपने सिर को कोने में खड़े होकर दीवार से लड़ा रहा था, मानो वह किसी के वश में हो, और एक अजीब सी आवाज़ कर रहा था। मैं डरते हुए कुछ दूरी से ही विवेक से कहता हूँ, विवेक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे, हम दोनों तुमको कितनी देर से खोज रहे हैं, पता नहीं है तुम्हें क्या? लेकिन मानो मेरी आवाज़ विवेक के कानों तक पहुँची ही नहीं और वह सिर्फ कुछ बुदबुदा ही रहा होता है। वो कुछ कह रहा होता है लेकिन वह मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है और सिर्फ उसकी बुदबुदाने की आवाज़ ही आ रही होती है। अब मैं हिम्मत करके फ्लैश लाइट को उसके थोड़ा और पास ले जाकर चेहरे की ओर करता हूँ और जो देखा उसको देखकर मैं चकित होकर, यानी मैं डर कर वहीं गिर गया। असल में वह विवेक के रूप में कोई और ही होता है और उसके चेहरे पर पंजों के निशान होते हैं, मानो किसी ने उसके चेहरे पर अपने पंजों से खरोचा हो। उसकी एक आंख पंजों की ओर ही थी और उसके दांत नुकीले और बड़े बड़े होते हैं। यह सब कुछ इतना भयानक होता है कि यह सब मैं देखकर गिर गया और तेजी से चीख पड़ा और हिमांशु का नाम लेके बुलाता हूँ। तभी वहाँ हिमांशु भी आ जाता है। हिमांशु को देखकर वह जो इंसान होता है विवेक के रूप में, वह उल्टे पैरों और हाथों से कमरे की दीवारों पर उल्टा चढ़ने लगता है और अजीब सी आवाज़ें तो वो कर ही रहा होता है, मानो जैसे वह मकड़ी बन गया हो और दीवारों पर आसानी से चढ़ रहा हो। यह देखकर हिमांशु मुझसे कहता है, सर यह कौन सी बला है? यह विवेक के रूप में क्यों दिखाई दे रही है? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हिमांशु से डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन अब यहाँ से निकलने में ही हम दोनों की भलाई होगी। हिमांशु ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं, सीढ़ियाँ अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाती हैं और अब वह शक्ति पूरे घर में इधर उधर तेजी से घूम रही होती है। उसके घूमने की आवाज़ हवाओं के रूप में हम लोगों को सुनाई दे रही होती हैं। हम दोनों बहुत डर चुके हुए होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, बस एक बार इस घर से बाहर निकल जाएं तो दोबारा कभी भी इस जगह पर नहीं आएंगे। जब मैंने अपनी मोबाइल की ओर देखा तो मोबाइल की बैटरी भी अपडेट हो रही थी, साथ ही उस मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था जिससे हम लोग किसी को बुला सकें
और हिमांशु ने भी अपने मोबाइल को जब चेक किया तो उसके भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है और उसकी भी बैटरी अपडेट हो चुकी थी। जबकि हम लोग जब घर से निकले थे तो हम लोगों की मोबाइल पूर्ण रूप से चार्ज थी, लेकिन यह सब कैसे हुआ हम लोग को पता ही नहीं चला। अब हम लोग मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकते थे। हिमांशु ने एक खिड़की की ओर इशारा किया और बोला, सर अगर हम इस खिड़की की ओर से निकल सके तो शायद हम लोगों की जान बच सकती है। और जैसे ही हम लोगों ने उस खिड़की की ओर बढ़ते हैं वह खिड़की तेजी से अपने आप बंद हो जाती है और उसके सामने विवेक के रूप में वह शक्ति खड़ी हो जाती है और एक भयानक हंसी हंसते हुए कहती है, मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे जैसे बहुत लोगों ने यह कोशिश की है लेकिन आज तक कोई भी कामयाब होकर यहाँ से निकल नहीं सका है और जो भी आया है वह यहीं पर मौत की नींद सो गया है। आज तुम तीनों की भी यही मौत की नींद सुलाऊंगी। ऐसा कहकर वह शक्ति गायब हो जाती है। किसी तरीके से मैं और हिमांशु नीचे उतरते हैं, लेकिन देखते हैं सामने का दरवाज़ा भी बंद होता है जिस दरवाजे से हम लोग आए थे। मैं और हिमांशु उस दरवाजे को तोड़ने की काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन वह दरवाज़ा टस का मस नहीं होता है। मानो वह दरवाज़ा कितना मजबूत हो गया हो, जैसे किसी लोहे की तरह एकदम सख्त। अब मुझे उस नीचे वाले कमरे में एक खिड़की खुली हुई नज़र आती है, लेकिन उस खिड़की पर लोहे की सरिया लगी होती है, लेकिन मुझे बाहर दूर तक दिखाई दे रहा होता है। मैं उस खिड़की के पास तेजी से पहुंचा और बचाव बचाव की गुहार कर रहा था। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर एक पेड़ पर पड़ती है, जहां विवेक उल्टा लटका हुआ मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और कुछ ही पल में वह खिड़की के पास आकर उल्टा लटक जाता है और एक भयानक आवाज़ में कहता है, कहीं नहीं जा पाओगे, तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझसे कोई नहीं बचा सकता तुमको। और वह ऐसा कहकर तेजी से हंसता है। मैं खिड़की से थोड़ा दूर हो जाता हूँ। तभी मुझे हिमांशु के चीखने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। वह तेजी से चीख रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह शक्ति हिमांशु का गला पकड़े हुए अपने दोनों हाथों से दबाकर उसे हवा में कुछ फीट ऊंचाई पर ले जाती है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और उस शक्ति ने हिमांशु को ऊपर से ही छोड़ दिया, जिससे हिमांशु का पैर शायद टूट जाता है और वह जमीन पर वहीं गिर जाता है। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह शक्ति हम दोनों को तड़पा तड़पा कर मार रही है और उसको ऐसा करने में बहुत ही आनंद आ रहा हो मानो। मैं समझ चुका था यह भी, अब यह शक्ति हम दोनों को इस घर से बाहर भी नहीं निकलने देगी और ना हम निकल पाएंगे भी। यह मैं सोच ही रहा था, तभी मैंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला तो मुझे एक चाबी नजर आई और वह चाबी मेरे कार की होती है। उस चाबी पर भोलेनाथ की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर को मेरे हाथ में आते ही मुझे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ, मानो मेरा आधा डर दूर हो चुका हो। मैंने उस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से हिमांशु को उठाया और अपने कंधे से सहारा देकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अब वह शक्ति हम दोनों को रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी। उसने घर के रखे हुए सभी सामानों को हम लोगों के ऊपर तेजी से फेंकना शुरू कर दिया। कुछ सामान मेरे सिर और पीठ पर जा लगे, जिससे मेरे शरीर से खून बहने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं हिमांशु को अपने कंधे से के सहारे टांगे हुए दरवाजे के पास पहुंच गया। और इस बार जब मैंने दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो वह दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और मैं हिमांशु को लेकर उस घर से बाहर निकल गया। घर से कुछ दूर निकलने के बाद जब मैं और हिमांशु पीछे मुड़कर घर की ओर देखते हैं तो उस घर के बरामदे में
हमें जो दिखाई देता है वह तो होश उड़ा देने वाला ही होता है। विवेक बरामदे में हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह अपने दोनों हाथों से मदद की गुहार कर रहा होता है और तभी दूसरे ही क्षण उसके पीछे हमें करीब 9 फीट की एक भयानक आकृति दिखाई देती है। उसके पूरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। उसकी आंखें लाल पीली चमक रही होती हैं। उसके पंजे के नाखून बहुत ही बड़े बड़े दिखाई देते हैं और एकदम धारदार होते हैं। यह सब हम दोनों को बहुत ही भयभीत कर रहा होता है और वह शक्ति हम दोनों को देखकर एक गुर्राहट भरी तेज आवाज निकालती है और दूसरे ही पल उस शक्ति ने विवेक के गर्दन को अपने हाथों से मोड़ दिया, जिससे विवेक की वहीं मृत्यु हो जाती है। हम दोनों यह सब कुछ एकदम लाचार होकर देख रहे होते हैं, लेकिन मैंने तुरंत अपने आप को नियंत्रित कर वहां से अपनी कार को स्टार्ट कर चला आता हूँ। जब यह घटना मैंने ऑफिस में बताई तो कई लोग दूसरे दिन हम लोगों के साथ चलकर उस घर में गए, लेकिन हम लोगों ने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। सब लोग हम लोग को सिर्फ कह रहे थे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ की सीढ़ियाँ पहले ही की तरह ही टूटी फूटी दिख रही थी और विवेक का तो अता पता ही नहीं था। आज तक नहीं पता चला विवेक कहाँ गया। इस घटना के बाद से मैंने रियल एस्टेट के काम को छोड़ दिया और आज भी जब भी वह घटना मुझे याद आती है तो मैं बहुत ही भयभीत और सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी थी प्रतीक की। उम्मीद करते हैं आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहानी के किस पार्ट में आपको ज़्यादा भय लगा। फिलहाल वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।